दरवाजे बंद करो, रोशनी कम कर लो, चुपचाप बैठ जाओ, चालू करो नजर, बंद करो बकवास, अब होती है मूवी स्टार्ट। 1980 में फिल्म की शुरुआत माजानंग शहर से होती है, जहां कई खतरनाक लुटेरों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी थी। इस हत्या के पीछे कौन था, ये अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। शहर में दो बड़े लुटेरे ग्रुप थे। उनमें से एक ग्रुप सोगाली नाम का था। लोग मानते थे सोगाली और उसके साथियों को मार पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थी। वो काला जादू का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से गोली या चाकू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिल्म का पहला सीन एक आदमी दनंग से शुरू होता है। ये 1984 का समय है और वो सोगालीस के मरे हुए लुटेरों की लाशें दफन करवा रहा था। मतलब ये था कि उन सबको मार दिया गया था। लेकिन अचानक एक लाश जेरोट अपनी आंखें खोलता है। जेरोट जिंदा था। दनंग उसके पास जाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास काली शक्तियाँ हैं। दनंग को ये सच्चाई जेरोट की किताब से मिली थी, जो अब उसके पास थी। ये सुनते ही जेरोट मुस्कुराता है, जैसे उसके अंदर कोई डर ही ना हो। दनंग ये देखकर गुस्से से भड़क जाता है, तेज धार कटर उठा लेता है ताकि मरने से पहले जेरोट को खत्म कर सके। लेकिन तभी जेरोट एक भयानक श्राप देता है कि जब भी इस जमीन पर मेरा खून आएगा, मौत और तबाही लाजमी होगी। इसके बाद जेरोड का क्या हुआ, ये एक राज बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सालों बाद एक लड़की जिया को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव माजानंग लौट रही थी, उसी जगह जहां जेरोड और खतरनाक लुटेरे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि जिया की माँ की मौत हो चुकी है और ये लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ माँ का अंतिम संस्कार ही नहीं, जिया की इस गाँव में का एक और मकसद है, अपने पिता के अतीत को जानना। उसका पिता कोई और नहीं, जेरोट था। जैसे ही जिया माजानंग आती है, कुछ अजीब चीजें होने लगी। मौसम अचानक बदल जाता है और पूरा गांव काले बादलों से ढक जाता है। ये सब जेरोट का दिया गया शराब की वजह से हो रहा था, क्योंकि जिया उसका खून थी। जैसे ही उसने इस धरती पर कदम रखा, शराब फिर से एक्टिवेट हो गया। इसके साथ ही तबाही और मौत का नया सफर शुरू हो जाता है। इन सब के बीच दनंग की नजर जिया पर पड़ती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। यानी एक और बड़ा राज सामने आता है। दनंग और कोई नहीं बल्कि जिया का दादा है, वही दनंग जिसने जेरोट को खत्म किया था। गांव के दूसरे लोग भी जिया को अजीब और डर भरी नजरों से देख रहे थे। जिया की मां का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद दनंग जिया से कहता है, जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। अगर तुम यहाँ रही तो पूरे गाँव की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा और डरावनी सच्चाई छुपी थी। इसके बाद दनंग अपने गाँव वालों से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, जिया का आना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। सब अपने आप को बचाने की कोशिश करो। रात होते ही अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और अगर कोई भी गेट खटखटाए तो गेट मत खोलना। और अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ अजीब हो तो ये समझ लेना कि तुम्हारी मौत करीब है। इस सब के बीच जिया अपनी एक दोस्त के साथ बैठी होती है। तभी ऊपर की मंजिल से एक बॉल नीचे गिरती है। जिया उस बॉल को देखकर क्यूरियस हो गई, बिना सोचे ऊपर चली गई। वहाँ एक पुराना स्टोर रूम जैसा कुछ था। अंधेरे पुराने कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा बक्सा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। जिया जैसे ही उस बॉक्स के पास गई, तभी पीछे से दनंग आकर कहता है, अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें रात होने से पहले शहर छोड़कर जाने वाला हूँ। जिया की दोस्त भी हैरान थी। वो धीरे से पूछती है, क्यों तुम्हारे दादाजी तुमसे ये जगह छोड़ने को कह रहे हैं? शायद इसका रीजन तुम्हारे पिता है। जिया को ये सब बात सुनकर गुस्सा आता है। बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये असली वजह है, ये कहानी कुछ और है। जिया सोचती है कि उसके दादाजी ने उसे कभी यहाँ आने क्यों नहीं दिया। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे, लेकिन मेरे आने से उनकी मौत का क्या कनेक्शन। इतने में दनंग वापस आता है। बिना कुछ बोले दोनों को कार में बिठाकर शहर छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया। दनंग तुरंत गाड़ी से निकला और जैसे ही उसकी नजर टायर पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। वो गुस्से से घर की तरफ भागने लगा। अंदर जाते ही एक बंदूक उठा लेता है। फिर वो जिया से कहता है, तुम अंदर रहो, बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ से ले जाने के बाद सब समझाऊंगा। जिया गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे किस चीज से बचा रहे हो? तुम मुझे घर में क्यों बंद करना चाहते हो? लेकिन दनंग बिना जवाब दिए जिया के दोस्त के साथ जाने लगा। रास्ते में दनंग जिया के दोस्त को छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। जिया का दोस्त सिगरेट जलाकर एक बुक को देखने
लगा, लेकिन तभी उसकी नजर हवा में काली परछाइयों पर पड़ती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। अचानक उसे 4 परछाइयां नजर आती है। वो आत्माएं एक ताबूत उठाए चल रही थी। ये देख कर लड़का डर जाता है। ना सिर्फ वो बल्कि 2 गार्ड्स भी उन अजीब आत्माओं को देख रहे होते हैं और भयानक सन्नाटा छा जाता है। तभी एक औरत अपनी बेटी को एक कमरे में छुपने के लिए कहती है, क्योंकि जो भी इन आत्माओं को देखेगा वो मार दिया जाएगा। ये लड़की जिया की दोस्त भी थी। थोड़ी देर बाद आत्माएं अपनी शक्तियों से औरत को मार देती है। फिर जो पहरेदार उन्हें देख लेते हैं वो भी मारे जाते हैं। जैसे ही आत्माएं जिया के दोस्त को मारने वाली थी, तभी जिया उसकी दोस्त सही वक्त पर पहुंच जाती है। लड़का कहता है, मैंने यहाँ आत्माएं देखी है, पर जिया उस पर विश्वास नहीं करती। जिया कहती है, दादाजी ने तुम्हें ये सब बताया होगा। इस बीच जिया देखती है कि उसका दोस्त अपनी गर्दन पकड़ रहा है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो हवा में लटक रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे मार रही हो। दनंग आता है और अपने हाथ में एक शीशा उठाता है। उन आत्माओं को शीशे में देखता है तो उसके पीछे आत्माएं खड़ी थी, जिसे वो अपनी आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन शीशे में देख लेता है। दनंग बंदूक उठाकर आत्माओं पर फायर करता है, पर ये गोलियां बारूद से नहीं बल्कि नमक से भरी होती है। आत्माएं नमक से दूर भाग जाती है और जिया का दोस्त बच जाता है। जिया समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो अपने दादाजी से सवाल करती है। दनंग बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। उसके हाथ में वही शीशा था जिसमें आत्माओं को देख सकता था। आत्माएं एक बार फिर जिया के दोस्त को घेर लेती है। वो उसे मार सकती थी, लेकिन वो एक बार फिर बच जाता है। मगर उसी वक्त जिया के दादा उनकी नजरों से गायब हो चुके थे। ये सब देखकर जिया जल्दी से अपने दोस्त के घर छुपने के लिए भागती है। उस घर में सिर्फ उसकी मौत हो चुकी माँ थी, जिसे देखकर दोनों डर गए। इसके बाद जिया अपनी सहेली और लड़के के साथ बाहर आती है। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो कार के थोड़ा पास गए, उन्हें एहसास होता है कि ये कार नहीं बल्कि आत्माएं एक ताबूत को उठाए हुए आ रही है। इस बार आत्माएं और भी भयानक हो जाती है और जिया के दोस्त को मार देती है। ये सब देखकर जिया टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दूसरी तरफ दनंग एक आदमी के पास पहुंचता है जो गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कह रहा था। दनंग उस आदमी से एक तावीज और कुछ नमक की गोलियां मांगता है जो उन्हें आत्माओं से बचाने में मदद करेगी। वो आदमी पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? दनंग कहता है, जेरोड की बेटी वापस आ गई है और तुम उसके शराब को जानते हो। जिया का खून तबाही लेकर आया है, लेकिन यही खून इस शराब को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। मैं जिया के खून से उसी की बेटी के जरिए इस शराब को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ, ताकि ये गांव बच सके। अगले सीन में दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम यान्तो होता है। उसने जिया को पकड़ लिया था। यान्तो पहले दनंग के साथ मिलकर डाकुओं को खत्म करने का काम करता था। जब वो जिया के गले में तावीज देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये वही ताबीज है जो बुरी आत्माओं से बचाता है। उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये ताबीज दनंग ने ही दिया होगा। जिया घबराकर पूछती है, ये क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? यान्तो गहरी सांस लेकर कहता है, ये ताबीज तुम्हारे पिता के दिए गए शराब को बचाने के लिए है। इतना सुनते ही जिया के दिमाग में एक झटका लगता है। यह आदमी उसके दादाजी और पिता के बारे में सब जानता था। जिया तेज आवाज में पूछती है, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? यान्तो थोड़ा रुकता है, फिर बोलता जाता है, दनंग ने तुम्हारे पिता की गर्दन काट दी थी, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। तुम्हारे पिता जेरोड को टुकड़ों में काट दिया गया था, फिर भी वो आज तक जिंदा है। उसके पास इतनी ताकत है कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे कोई नहीं मार सकता। पर दनंग ने फिर भी उसका सर अलग कर दिया, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता ने इस गांव पर एक भयानक शराब छोड़ दिया। उसने कहा था कि जब तक उसका खून इस मिट्टी पर रहेगा या इस जगह वापस आएगा, तब तक यहाँ सिर्फ मौत और तबाही होगी। और अब जब से तुम यहाँ आई हो, सोगाली डाकुओं की आत्माएं जाग चुकी है। वो सब यहाँ भटक रही है। जो भी उन्हें देखता है वो मौत के मुंह में चला जाता है। ये सुनते ही जिया का दिल थरथरा उठा। उसके दिमाग में वो महसूस दिन घूम जाता है जब आसमान में काले बादल छाए थे, जैसा कोई आने वाली तबाही की निशानी हो। सीन यहाँ कट होके शिफ्ट होता है उस आदमी पर जिससे दनंग ने नमक की गोलियां और तावीज लिया था। उसकी पत्नी गुस्से से भड़क उठी और बोली, तुमने उसको तावीज क्यों दिया? हमारे पास एक
एक ही था, अगर वो आत्माएं यहाँ आ गई तो खुद को कैसे बचाएंगे। उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पत्नी थोड़ी घबराई लेकिन धीरे से दरवाजा खोलती है और जो वो देखती है उससे उसका खून जम जाता है। बाहर अंधकार में लिपटी आत्माएं खड़ी थी, उनकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थी। आदमी अंदर खड़ा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसकी पत्नी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। जैसे ही वो पलट रही थी, आत्माएं तेज रफ्तार से अंदर आ जाती है। वो उसकी पत्नी पर टूट पड़ती है जैसे उसकी जान लेने के लिए बेचैन हो। आदमी बीच में आकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब सब शांत होता है तो दो लाशें जमीन पर बिछी होती है। आदमी और उसकी पत्नी दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। यहाँ सीन कट होता है। फिर यान्तो और जिया एक बार फिर सामने आते हैं। जिया घबराहट भरी आवाज में पूछती है, मेरे पापा क्या अब भी जिंदा है? यान्तो कहता है, हाँ वो अब भी जिंदा है, कोई भी उसे मार नहीं सकता, ना कभी मार सकता था। कितने लोगों ने कोशिश की, दनंग ने भी। उसने तो उसका सिर और शरीर अलग अलग दफनाया था, फिर भी उनकी छाया इस गांव में आज भी मंडरा रही है। जिया की आंखों में बेचैनी और बढ़ जाती है। यान्तो एक और कड़वा सच लाता है, उन्हें सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है और वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम अपने पिता को खत्म कर सकती हो, सिर्फ तुम ही इस गांव को इस शराब से आजाद करा सकती हो। जिया होश उड़ा देने वाली बात सुनकर झटका खा जाती है, फिर पूछती है, लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? यान्तो घूरती नजर से उसकी तरफ देखता है। तुम्हें अपने पापा का सिर और शरीर को ढूंढना होगा। जैसे ही तुम उन्हें जोड़ोगी, जेरोट की आत्मा उसमें वापस आ जाएगी और तब तुम्हें अपना खुद का खून किसी हथियार पर लगाना होगा। उस हथियार से तुम अपने पिता को खत्म कर सकोगी और यह शराब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा। यान्तो सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? ये सब दनंग की योजना थी, पर सच तो यह है दनंग ने ये सब पहले से तय कर रखा था। वो तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम अपने पापा को मार सको। यान्तो उसका सारा भरम तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारे दादाजी ही असली दोषी है। जिया की सोच उलझ जाती है। उसे अभी भी लगता है कि उसके दादाजी ने गांव वालों के लिए लड़ाई की थी। उन्होंने पहले सोगाली लुटेरों को लूटने दिया, गांव को बर्बाद होने दिया, और जब उन्होंने जेरोट को खत्म किया तब ये शराब इस जगह पर आया। पर सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने जेरोट के दांतों से 3 ताबीज बनाए थे। दनंग ने एक ताबीज खुद रखा, एक अपने दोस्त को दिया और एक तुम्हारे लिए, ताकि इस शराब से तुम बच सको। बाकी गांव वाले आज भी इस नरक में अटके हुए हैं। जिया का दिमाग झनझना उठा। जिया कहती है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ इस शराब को खत्म करने के लिए। पर यान्तो उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम ये शराब नहीं मिटा सकोगी। जिया, हम सब अपनी बुराइयों की वजह से यहाँ फंसे हैं और हम सब मरने के लायक है। कहते कहते उसने जिया पर बंदूक तान दी, क्योंकि यान्तो नहीं चाहता था कि शराब खत्म हो। यान्तो ने जैसे ही गोली चलाई, जिया कुर्सी को जोर से घुमा देती है। निशाना चूक जाता है। बंदूक की आवाज सुनकर दनंग वहाँ पहुँचता है। वो यान्तो से लड़ना शुरू कर देता है और जिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है भागते हुए। जिया गुस्से से दनंग पर चिल्लाती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, तुम्हारी वजह से ये शराब आया है, तुम्हारे झूठ की वजह से सब बर्बाद हो गया। दनंग उसके हाथ पर बिना कुछ कहे उसकी उंगलियों पर एक गहरा घाव बना देता है। खून टपकने लगा। वो उसे खून को एक हथियार पर रगड़ता है, फिर उसे जिया के हाथ में थमाकर कहता है, अब तुम अपने पिता को मार सकती हो। पर जिया का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। जिया बोली, मैं अपने पापा को नहीं मार सकती, वो बुरे नहीं है और मैं 10 साल बाद उनसे मिलने वाली थी, मैं उन्हें नहीं मार सकती। दनंग ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम इस काम को नहीं करोगी तो मैं खुद कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए था जो मुझे मिल गया, अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दनंग उसे अपने घर ले गया। वहीं एक अंधेरी रात में दनंग उसे सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। तुम ही इस सब के पीछे की असली वजह हो जिया। उसका मन गुस्से और दुख से भर जाता है। उसके अंदर एक आग जलने लगती है और अब वो सोचती है कि शायद इस शराब के बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिया ने अपने गले से अपने पिता के दांतों से बना हुआ ताबीज उतार दिया। जैसे ही उसने ये किया, एक पल के लिए सब शांत हो गया और फिर अचानक हवा में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। आत्माएं सामने आने लगी। उसकी आंखें उन आत्माओं को देख रही थी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी दनंग एक झटके में आया और उसने खींच लिया। वो उसे लेकर घर के अंदर भाग गया। अंदर जाते ही दनंग बिना कुछ बोले सीधा घर के पीछे गया, जहाँ मिट्टी का एक पुराना डब्बा था। उसने तुरंत ही मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ उसने कभी जेरोट के शरीर के टुकड़े दफनाए थे। जैसे ही दनंग सिर और शरीर को जोड़ने वाला था, तभी यान्तो पीछे से आया और उसे रोकने की
कोशिश की, पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान जिया भी बाहर आई। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जो उसे हिलाकर रख सकता था। उसके पिता की आत्मा उसके तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे उसने हमेशा सोचा था। आंखों में अजीब सी चेतावनी थी। जिया एक कदम आगे बढ़कर अपने पिता से कहती है, अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए पिताजी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। ये उसके अंदर बस चुकी काली शक्तियों का सबसे बड़ा सबूत था। पुनर्जन्म होते ही जेरोट ने सबसे पहले यान्तो को देखा। यान्तो चिल्लाया, जेरोट मुझे माफ कर दो, पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ और यान्तो को खत्म कर देता है। दनंग ने भी एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ अन्याय किया है। तुम एक लुटेरे थे, तुम्हें काला जादू का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने तुम्हें ये सब सीखने के लिए मजबूर किया और जब तुम बहुत ताकतवर हो गए तब मैंने तुम्हें मारने की योजना बनाई। दनंग ने बताया कि उसे भी ये सब करने के लिए किसी ने कहा था, पर जेरोट के लिए ये सुनना काफी नहीं था। तभी जिया उसके सामने आई। जिया ने अपने पिता को गले लगा के कहा, पिताजी इन्हें मत मारिए, वो दोषी नहीं है। पर जेरोट रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज अब एक नई ऊर्जा से भरी थी। अपनी बेटी जिया से कहता है, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं हर गांव वालों को खत्म नहीं कर देता। जिया समझ गई थी कि अब उसके पिता अपनी ताकत के नशे में डूबे हुए हैं, कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी हथेली का जख्म देखा। उसने बिना किसी सोच के अपने खून को एक हथियार में लगाया, फिर अपने पिता पर वार कर दिया। जेरोट गिर गया और उसका खेल खत्म हो गया। फिर दनंग को लेकर जैसे ही वो निकलने वाला था तभी एक लड़की भागती हुई आई। ये वही लड़की थी जिसकी माँ अभी कुछ दिन पहले ही मर गई थी और वो जिया की दोस्त भी थी। जिया के दोस्त ने सुन लिया था कि गांव में शराब जिया की वजह से वापस आया है, इसलिए उसका चेहरा आग की तरह लपलपा रहा था। उसने चीखते हुए बोला, मेरी माँ तेरी वजह से मरी है, ये शराब लौटने की वजह तू है। जिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। उस लड़की की आंखों में इंतकाम था। उसने जिया पर गोली चला दी। गोली जिया के सीने में लगी। ये देख दनंग और भी भड़क गया। फिर दनंग ने उस लड़की को खत्म कर दिया। दनंग ने उस लड़की को मारने के बाद जिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने वही हथियार उठाया जिससे उसने अपने पिता को मारा था। उस पे लगा खून को चाट लेती है, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। जिया सड़क पर चलती हुई नजर आती है। उसके जख्म धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ये इस बात की तरफ इशारा था कि उसके पिता की शक्ति उसके खून के जरिए उसमें समा चुकी थी और अब गांव का शराब भी खत्म हो गया था। फिल्म के लास्ट सीन में एक और अजीब पल देखने को मिलता है। एक अनजान आदमी आता है। वो जेरोट की लाश उठाकर ले जाता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी सालों से जेरोट की लाश की तलाश कर रहा था और हो सकता है कि उसी ने दनंग को ये सब करने पर मजबूर किया हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।